हेलो एवरीवन। तो आज मैं बहुत अलग तरीके से वीडियो बना रही हूँ। ये आप लोग का काम है मुझे बताना कि आप लोग को ज्यादा अच्छा लग रहा है बोर्ड में पढ़ना या फिर ऐसे। ओके, तो चलो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है ओवरहेड। आज हम लोग ना ओवरहेड का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, ओवरहेड क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ। देखो, आपको तो ये मालूम है बहुत अच्छे से कि सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, उसमें फिर डायरेक्ट वेजेस लगता है, फिर और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, जिससे क्या आ जाता है आपका प्राइम कॉस्ट। ओके, इसके बाद जो भी चीजें आप ऐड करते हो वो क्या होता है आपका ओवरहेड। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब अगर ये आपका सर है तो सर के ऊपर का खर्चा, सर के ऊपर का खर्चा यानी अगर आप जो हो आप प्राइम कॉस्ट से बने हो। प्राइम कॉस्ट का मतलब हुआ कि आप जो हो मेजर मेन पोर्शन ऑफ द खर्चा जो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट से एट्रीब्यूटेबल है उस खर्चे में लगे हो, तो आपके सर के ऊपर और भी जो खर्चे हैं वो होता है ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड में ना हम लोग तीन चीज करने वाले हैं। पहला चीज हम लोग जो करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग कि किस पार्ट को हम लोग ओवरहेड कहते हैं। ओके, किस पार्ट को हम लोग ओवरहेड कहते हैं। सेकेंड चीज जो हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है स्टेप्स इन ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड अकाउंटिंग जब भी करेंगे तो क्या करने वाले हैं उस सिचुएशन में। और थर्ड स्टेप जो करते हैं वो है ओवर अब्जॉर्प्शन और अंडर अब्जॉर्प्शन। ये तीन चीज हम लोग को एक्चुअली में पूरे पूरे चैप्टर में सीखना है। ठीक है, जिसमें से अगर ये जो ओवरहेड अकाउंटिंग हम लोग करने वाले हैं वो ओवरहेड अकाउंटिंग में मेन चीज आता है। ओके, जो आपके एग्जाम में एक्चुअली पूछने वाला है तो मेन चीज वही आता है। ओके, तो चलो अभी ओवरहेड के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, चलो तो अब ना ओवरहेड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज तो आपको मालूम है कि हमारा सारा जो भी खर्चा है मेजरली ये तीन में डिवाइडेड है। एक तो रॉ मटेरियल है, दूसरा है वेजेस, और तीसरा है हमारा एक्सपेंसेस। जो इन दोनों में ना है वो एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ना ये सारे खर्चे दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, वाइल एक और होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, सारे खर्चे दो तरीके के होते हैं। वेजेस भी आपका होगा सेम, एक होगा इनडायरेक्ट और एक होगा डायरेक्ट। और एक्सपेंसेस भी सेम, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। तो जो हमारा ओवरहेड है वो किस तरीके के कॉस्ट का बात करता है। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, वो दोनों को मिलाकर बनता है ओवरहेड, या वो तीनों को मिलाकर बनता है ओवरहेड। यहाँ पे तीन चार से मतलब नहीं है, बात मेरा ये है कि कोई भी जो इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चे का मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट से मेरा मतलब है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है टू द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को देख के ही आप ऐसा नहीं समझ पाओगे कि वेदर और नॉट ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में लगा है। वो होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। ठीक है, अब जो डायरेक्ट खर्चे है ना, वो खर्चे तो आपको मालूम है, डायरेक्ट पोर्शन का मतलब ही क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट। सो डायरेक्ट जो पोर्शन है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, और जितने भी इनडायरेक्ट पोर्शन है दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। ओके, इतना समझ के रखना, दैट इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। और अब फर्दर ना ओवरहेड डिवाइड होता है, ओवरहेड किस हिस्से में डिवाइड होता है वो देख लेते हैं। ओवरहेड ना तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। एक है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, बहुत जाना पहचाना, आपको इजी लगेगा ये भी जाना पहचाना क्योंकि कॉस्ट शीट हम लोग करते हुए आए हैं, जो कि है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और एक जाना पहचाना जो कि है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी हम लोग अभी करते हुए आए हैं। सो बेसिकली क्या समझा, एक चीज तो हम लोग यहाँ पे ये समझे कि जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द ओवरहेड। और दूसरा हमने ये समझा कि जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं वो तो बोले ना बोले हमें मालूम ही है दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। फर्दर हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा ओवरहेड है ना वो तीन हिस्सों में क्लासिफाइड है। एक है फैक्ट्री ओवरहेड जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है उससे। एक है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि ऑफिस के काम से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम से रिलेटेड है। और एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी कि जो कि बेचने में या कि सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में
जो भी खर्चे लगते हैं वो होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आपको पता है आप कॉस्ट शीट क्यों बनाते हो? कॉस्ट निकालने के लिए, राइट? या फिर कितने प्राइस में आपको एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए ये निकालने के लिए। सो जब आप एक कॉस्ट शीट बनाते हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है? यही पर्सपेक्टिव होता है कि हमारा जितना भी खर्चा होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, सब कुछ किससे वसूल करेंगे? सब कुछ वसूल करेंगे कंज्यूमर से। बकरा कौन है? कंज्यूमर। ठीक है, तो सारी चीजें के हम जो भी चीज खर्चा लग रहा है मेरा, सब कुछ का पैसा कौन देने वाला है? कंज्यूमर देने वाला है। ठीक है, सो ओवरहेड में भी यही करते हैं। ओवरहेड के अंदर में जैसे कि मैंने पहले ही समझा दिया कि यहां पर 3 चीजें करने वाले हैं, वो 3 स्टेप्स है। बिफोर, पहले तो मैंने ये बताया आपको कि पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये 3 चीजें हमने बता दिया। तो ओवरहेड का कॉन्सेप्ट समझा दिया। ऑल काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल और वेजेस और एक्सपेंसेस are known as overhead, which can further be classified into factory overhead, selling overhead and ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, ये आपको बता दिया ओवरहेड का कॉन्सेप्ट। अब आ गया स्टेप्स इन ओवरहेड अकाउंटिंग। जो अभी हम लोग करने वाले हैं ना, उसमें 3 स्टेप है। यानी ओवरहेड का जो सम्स करेंगे वो किस पैटर्न में करेंगे? इस पैटर्न में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन। अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन। कोई भी तरीके का आपको ओवरहेड का काउंटिंग देगा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट, इसके बारे में भी मैं अच्छे से समझाऊंगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग करते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट का कैलकुलेशन। सो बेसिकली ओवरहेड रिकवरी रेट हम लोग निकालते हैं। ओके, अब धीरे धीरे करके एक एक करके मेरे साथ समझो। चलो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो 3 चीज है ये है क्या। ठीक है, देखो, एक जो कंपनी होता है ना, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेट्स टेक सम वेरी फेमस डिपार्टमेंट्स। ओके, जैसे कि मान लो एक कंपनी है जिसमें एक है स्टोर्स डिपार्टमेंट। व्हाट इज स्टोर्स डिपार्टमेंट? स्टोर का मतलब ही आपको पता है, जहां पे सारे चीजों को स्टोर करते हैं। ठीक है, सो एक होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा एचआर डिपार्टमेंट। एचआर कौन? वो जो कि अलग अलग तरीके के लेबर्स या फिर एम्प्लॉइज को रिक्रूट करता है। ठीक है, फिर होगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये क्यों है, क्या है, इसके बारे में थोड़े बाद में बात करते हैं। फिर मेजर एक और डिपार्टमेंट, ऐसे काफी सारे होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है, देन वी हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स तो होते ही हैं, बट अभी मैं इस बारे में बता रही हूँ, एक बेसिक डिपार्टमेंट्स ले रही हूँ। एक ले लेती हूँ प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, जो कि मेन डिपार्टमेंट है। मेन क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन में क्या होता है? यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन में जितने भी खर्चे होते हैं बहुत जरूरी खर्चे होते हैं, क्योंकि उन खर्चों के बिना बहुत मुश्किल है यूनिट्स को प्रोड्यूस करना। तो यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, देयरफॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरहेड में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सारे खर्चे आप किससे लेते हो? किस बकरे को हलाल करते हो? कस्टमर को। और कस्टमर किस चीज के पैसे देता है? यूनिट्स के पैसे देता है, राइट? तो अगर वो यूनिट्स खरीदेगा तो उसके पैसे देंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे? अपना कॉस्ट को रिकवर करेंगे, राइट? जितना खर्चा किया उसको रिकवर कर लिए, प्लस प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, सो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका काम, सबसे मैंडेटरी काम, सबसे जरूरी काम है, मैंडेटरी नहीं जरूरी काम है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। यूनिट्स अगर बनेगा ही नहीं तो फिर कस्टमर खरीदेगा क्या और पैसा देगा किसके लिए? ठीक है, सो यूनिट्स बनाना बहुत जरूरी है। देयरफॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें काफी सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट। कोई एक पर्टिकुलर चीज को ले लो, बड़े तो हो रहे हो पता ही होगा, सिगरेट इंडस्ट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है, पहले क्या होगा? आपका टबेको का जो है वो कटिंग होगा, टोबैको का जो है वो होगा कटिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड डिपार्टमेंट में क्या होगा? मान लो जो वो पेपर है, पेपर का ट्यूब्स बनेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा? फिलिंग होगा। फिलिंग होकर वो पैकेजिंग होगा। ठीक है, पैकेज के अंदर जाएगा। समझ में आ गया? पहले फिल होगा पेपर ट्यूब के अंदर में टबेको जो कट चुका है, और फिर यहाँ पर वो पैकेज के अंदर जाने वाला है। अच्छा, अब इसमें फ्लेवरिंग वगैरह भी हो सकता है, बट हम लोग एकदम बेसिक के बारे में बात करेंगे। ये जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग प्रोसेस अकाउंटिंग कहते हैं या प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में
उस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउएवर यहाँ पर बस ये देख कर रखो, प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिनका अलग अलग काम है। और मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा पैसा हम लोग वसूल कहाँ से करते हैं, यूनिट्स को बेच के, जो कि प्रोड्यूस होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, चलो अब कुछ बात करते हैं। मान लो ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो ही रहा है, तो मान लो हर किसी का एक एक सेपरेट मीटर है, हर किसी का एक एक सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है। तो आपको मालूम है कि किस डिपार्टमेंट का कितना बिल आ रहा है। इसका अलग है तो आपको पता है, अच्छा इस डिपार्टमेंट का इतना बिल होगा, इसका अलग है तो आपको पता है इस डिपार्टमेंट का इतना बिल होगा, ये भी अलग है तो ये भी आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट का इतना बिल होगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ, सबका आपको अलग अलग पता है। तो जब आपको पता है कि किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, उसको हम लोग कहते हैं एलोकेशन। यानी कि आपको खर्चा पता है उस डिपार्टमेंट का, आप बस वहां पर वो खर्चे को डाल दे रहे हो। इसके बिल में 10,000 उठा, मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा 10,000, इसके बिल में 20,000 उठा तो एचआर डिपार्टमेंट का खर्चा 20,000, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 30,000 उठा तो इस डिपार्टमेंट का खर्चा 30,000। वैसे ही हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग खर्चा आपको मालूम है, देयरफॉर आपने एलोकेट कर दिया। चलो अब एक और सिचुएशन लेते हैं, जिस सिचुएशन में आपको बस ये मालूम है कि आपका ना हर डिपार्टमेंट की जगह में बस एक ही मीटर है। यानी यहां पर क्या था, सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग मीटर था। अब क्या हो रहा है कि सारे डिपार्टमेंट का ना एक ही मीटर है, मेन मीटर, जिस मीटर में सारे डिपार्टमेंट्स का बिल होता है। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में सारे मीटर्स का बिल एक साथ आता है। तो अब आप क्या करोगे, किसने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है उसके बेसिस पे पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है ना, उसको आप डिवाइड करोगे। ठीक है, सब मीटर के बारे में आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यूजुअली जब एक ही मीटर में से 2-3 लोग काउंट करते हैं ना कि टोटल कौन कितना यूनिट्स यूज कर रहा है, एनर्जी का कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में सब मीटर का जरूरत पड़ता है। अगर ये नहीं मालूम तो बस बेसिक हिसाब से ऐसे समझ लो कि एक पर्टिकुलर मीटर है जिससे सारे डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो जब भी सारे डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बिल भी किसको भरना है, सारे डिपार्टमेंट्स को भरना है। यानी सारे डिपार्टमेंट का खर्चा अलग अलग होगा, लेकिन वो अक्यूमुलेट होके एक ही जगह में आ गया। अब कौन कितना देगा, किस बेसिस पे इसको हम लोग निकालेंगे कि कौन कितना देगा, उसको हम लोग कहते हैं अपॉर्शनमेंट। यानी कि जब आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, दैट इज योर एलोकेशन। जब आपको पता नहीं कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, पर आपको ये जरूर पता है कि टोटल में कितना खर्चा है और किसका कितना कितना कौन से सूटेबल बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए। जब आप डिवाइड करोगे एक पूरे खर्चे को, तो उसको कहेंगे अपॉर्शनमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट का कंप्लीशन हो गया। सो नाउ कमिंग टू रीअपॉर्शनमेंट। ओके, रीअपॉर्शनमेंट को सीखने के पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपको जानना है, ठीक है, कि यहाँ पे ना मैंने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स लिए हैं जिनको हम लोग सपोर्ट डिपार्टमेंट कहते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स लिए हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट डिपार्टमेंट या फिर सर्विस डिपार्टमेंट, जो जिनका काम है सिर्फ हमें सर्विस देना। इनके बिना ना काम करना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके बिना काम रुक जाएगा, पर इनके बिना हमें काम करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। जैसे मान लो एक कॉलेज चलता है, अगर कॉलेज में कोई स्वीपर ना रखो तो क्या कॉलेज साफ सफा रहेगा? इज इट पॉसिबल कि आप पढ़ सको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? या फिर ऐसे सोच लो, जिनके कॉलेजेस में लिफ्ट है, वो लिफ्ट के पास हमेशा लिखा रहता है फॉर इमरजेंसी कॉल दिस नंबर, ठीक है, या फिर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग दिस इज कॉन्टेक्ट दिस इंजीनियर। ठीक है, मतलब वो बेसिकली एक नंबर दिया रहता है जिसपे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो वो जो नंबर है ना, वो इंजीनियर का नंबर है। समझ में आ रहा है? ये भी ना एक सपोर्ट है, यानी कि इसका डायरेक्टली जरूरत नहीं है प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। मान के चलो यहाँ फैक्ट्री के बारे में, आप मशीन चला रहे हो, राइट? अगर मशीन 1 घंटे के लिए भी रुक जाता है, अगर 1 घंटे के लिए भी मशीन का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो कितना काम में लॉस होगा, एक बार सोच के देखो तो ब्रेकडाउन ना हो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? इंजीनियर्स की जरूरत है, जो कि टाइम टाइम पे क्वालिटी चेक्स करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि मशीन ठीक चल रहा है, और गलती से अगर कुछ मुसीबत आ जाए तो इंजीनियर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन का डॉक्टर है। ओके, वो फटाक से सारी चीजें, डिफिकल्टीज
प्रॉब्लम्स सबको देखेगा और फटाक से उसका सोल्यूशन निकाल के दे देगा। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट बना नहीं रहे, ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को करने से या फिर सेल करने से भी रिलेटेड नहीं है। ये डिपार्टमेंट सर्विस या सपोर्ट डिपार्टमेंट्स है, जिनके बिना काम करना बहुत मुश्किल है। एचआर डिपार्टमेंट भी सेम, जो लेबर चुन चुन के देता है जो स्किल्ड है या नहीं है। और स्टोर्स डिपार्टमेंट भी सिमिलर टाइप का है, जैसे कि जहां पे आप सामान बचा के रखते हो, संभाल के रखते हो, राइट, गोडाउन की तरह। तो अगर ये नहीं रहेगा तो क्या करोगे, दूसरे जगह भाड़ा लोगे और कॉस्ट बढ़ेगा। समझ में आया? तो अपना ही खोल के रख लिए। क्लियर? तो इनका होना जरूरी है, लेकिन ये प्रोडक्शन में काम नहीं आते हैं। ठीक है? पर एक चीज बताओ, जो तुम्हारा कॉलेज तुमसे फीस लेता है, क्या लगता है कि ये फीस जो ले रहा है, इसके थ्रू ही वो बाकी के जो खर्चे हैं उसका भी पेमेंट करता होगा, या फिर बस अपने घर से पैसा लेके आएगा और इन सब चीजों का पेमेंट करेगा? ऑफ कोर्स, जो पैसे आप दे रहे हो उसी से वो बाकी सारे एमिनिटीज का भी चार्ज निकाल लेगा। यानी कि जो भी आपसे लेगा वही वो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट के लिए यूज करेगा, वही वो रेंट के पेमेंट के लिए यूज करेगा इफ एनी, वही वो आपका जो नर्सेज हैं कॉलेज में या फिर आपके जो क्या कहते हैं स्वीपर्स हैं, उनको जो पेमेंट कर रहा है वो भी हमारे ही पैसे से करेगा। इन क्या ये लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली आपको पढ़ा रहे हैं? कॉलेज का प्रोडक्ट तो हुआ टीचिंग, राइट, एजुकेशन। सो क्या ये आपको पढ़ा रहे हैं? नहीं, आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो फिर इनका खर्चा उठा रहे हैं जो, ये खर्चा सपोर्ट खर्चा है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है। अब इनको पैसा किसके पैसे से दे रहा है? मेरे पैसे से। तो इसका क्या मतलब है कि सारे खर्चे जो भी ये करते हैं, वो सारे खर्चे किससे वसूल करते हैं? हमसे ही, जो कि है कंज्यूमर्स। पर कंज्यूमर जो है वो खरीदता क्या है बोलो तो? कंज्यूमर जो है वो खरीदता है जो यूनिट्स है, जो प्रोडक्ट्स है। ठीक है? तो जो प्रोडक्ट्स वो खरीदता है, यानी कि इन सारे डिपार्टमेंट्स का भी जो खर्चा है ना, वो किसको पे करना पड़ेगा? हमारे कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर्स जब यूनिट्स खरीदेगा तब उसी के साथ इसका पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि इन सारे डिपार्टमेंट्स का जो भी खर्चा है, इन सारे डिपार्टमेंट्स का खर्चा भी प्रोडक्शन के यूनिट्स पे ढुकेगा। आफ्टर पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाए, आफ्टर यू फाइंड आउट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, हर चीज जो भी टोटल खर्चे हैं वो आप निकाल लो, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, वापस से आपको रीअपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। एज इन ये मैं अभी डिस्कशन के लिए बता रही हूँ, टेक्निकली तो जब भी आप सारा ओवरहेड कैलकुलेट करते हो तभी उसमें ये रीअपोर्शनमेंट कर चुके होते हो। ठीक है? बट बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपका सारा कॉस्ट आप ऐड कर दोगे, फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट है वो भी आप इसी में घुसाते हो, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट से ही हम लोग कस्टमर से पैसा रिकवर करेंगे। ओके, सो ये जो प्रोसेस है जहां पे सपोर्ट डिपार्टमेंट्स का खर्चा हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में घुसाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रीअपोर्शनमेंट। इस प्रोसेस को कहा जाता है रीअपोर्शनमेंट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि अपोर्शनमेंट और एलोकेशन क्या होता है और रीअपोर्शनमेंट क्या होता है। रीअपोर्शनमेंट वेयर द डिफरेंट ओवरहेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर अगेन sent to the production department, different as in support या फिर service departments। याद रखना, whenever I'm saying different departments, आप ऐसा मत सोचना कि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का खर्चा इसमें घुस जाएगा, नहीं। आई मीन सर्विस और सपोर्ट डिपार्टमेंट्स, यानी जिनका रहना जरूरी है, उनके बिना काम नहीं होगा। ओके, मुश्किल है काम करना, काम हो भी जाए तो भी मुश्किल है काम करना, बस ये समझना है आपको। अब लास्ट पार्ट क्या है? ओवरहेड रिकवरी रेट। चलो ओवरहेड रिकवरी रेट के बारे में एक चीज समझते हैं। देखो, रिकवर करने का मतलब तो आप समझ गए हो, खर्चा किया है तो कॉस्ट रिकवर भी करोगे। किससे करोगे? बलि के बकरे से, जो कि कौन है? कस्टमर है। ठीक है? सो अगर आप हमसे ही कॉस्ट रिकवर करने वाले हो तो किस रेट पे आप कॉस्ट रिकवर करोगे, ये ना डिसीजन आपका होता है। आप डिसाइड करते हो कि आप कैसे रिकवर करने वाले हो। या तो आप आवर्स के बेसिस पे, कितने घंटे लोगों ने मतलब काम किया है उसके बेसिस पे आप करोगे, या तो आप यूनिट्स के बेसिस में, कितना यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया, या तो कितना मटेरियल लगा। इन सारे अलग अलग बेसिस पे आप देखते हो कि हर एक घंटे में या हर केजी ऑफ मटेरियल में या फिर हर यूनिट पे कितना आपका ओवरहेड लगा है, और जितना लगा है उतना ही तो आप रिकवर करने के लिए बैठोगे ना। सो देयरफॉर टोटल ओवरहेड रिकवरी रेट जो होता है, इसका मतलब, यानी ओवरहेड रिकवरी रेट जो होता है उसका मतलब होता है कि आप एक कस्टमर से एक घंटे के लिए, यूजुअली यहाँ पे आप घंटा ही हिसाब से पढ़ोगे, बट ऐसे समझ के रख लो, एक घंटे के लिए या फिर एक यूनिट पे कितना पैसा रिकवर कर। ठीक है? दैट इज योर ओवरहेड रिकवरी रेट, एंड दैट इज द लास्ट पार्ट।
ऑफ दिस अकाउंटिंग। सो इधर पे मैंने ये पूरा पार्ट कंप्लीट करवा दिया, ओवरहेड का कॉन्सेप्ट एंड ओवरहेड को 3 स्टेप में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जो अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन है ना, वो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, बिकॉज लास्ट उन्होंने 2015 में पूछा है, उसके बाद तो पूछा नहीं। हाउएवर मैं तो भी ये सिखा दूंगी इन द कोर्स ऑफ टाइम। पहले ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पार्ट है वो करेंगे। अगर ये आ गया तो आपका बल्ले बल्ले है। ठीक है, 15 मार्क्स का सम में यूजुअली ये नहीं पूछता, दे आस्क यू एमएचआर, दैट इज मशीन आवर रेट, वो भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, वहां पे भी हम लोग का मेन पर्पस यही है कि ओवरहेड रिकवरी रेट ही निकालें। लेकिन फॉर नाउ ये वाला करते हैं, क्योंकि अगर ये आ गया तो पूरा नाच के आओगे आप लोग, ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये भी 15 मार्क्स में दे देता है काफी बार, अगर आप लकी इनफ हो तो जरूर दे देगा। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बस उतना ही कराऊंगी, ऊपर नीचे करा के कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी अभी आप रिविजन कर रहे हो तो आराम से पढ़ो, मस्ती करो और एकदम टेंशन ना लो, मस्त जाएगा पेपर। See you in the next video, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ओके।